नमस्कार दोस्तों, जीत स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, अब हम राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो हम अभी करने वाले हैं। इससे पहले हमने और 150 से 151 से लेकर के 200 तक के क्वेश्चन करवा दिए पिछले वीडियो में। अब हम 201 से लेकर के 250 तक के क्वेश्चन करेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में आने की संभावना है और गत परीक्षाओं में भी इन्हें बार बार पूछा गया है। तो फिर आप इसे ध्यान से पढ़िएगा ताकि ये आगे आपके लिए महत्वपूर्ण हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ था, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने के लिए उसके लिए बोला था। उसका जवाब है, आपका क्वेश्चन ये था कि विश्नोई समाज के संस्थापक कौन थे। विश्नोई समाज के संस्थापक थे जम्बो जी। जम्बो जी इन्हें विश्नोई धर्म के विश्नोई समाज है, इनके संस्थापक इनको माना जाता है, जम्बो जी को। ठीक है, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, मीराबाई के पति का नाम क्या था। मीराबाई के पति का नाम क्या था यह आपको बताना। मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। भोजराज मेवाड़ के राजकुमार थे भोजराज। ठीक है, मीरा का जन्म पाली में माना जाता है, कहीं कहीं लिखा हुआ था पाली कुड़की में और कहीं बताता है मेड़ते में मीरा का जन्म हुआ था। तो फिर इनका विवाह भोजराज के साथ में हुआ था। ठीक है, इसका हो गया ऑप्शन सी, भोजराज। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसलमेर का गुंडा राज। ये जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक है, इनके लेखक कौन थे। इनके लेखक सागरमल गोपा थे। सागरमल गोपा जैसलमेर के निवासी थे, जैसलमेर के। ठीक है, इन्होंने जैसलमेर के महाराजा थे, उनके क्रूर शासन के बारे में एक किताब लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज। और इनको महाराजा ने कैद कर लिया था और जेल में ही इन पर मिट्टी का तेल छिड़क करके इनको जला दिया था। जेल में ही, जेल में इनकी हत्या कर दी गई। सागरमल गोपा इसका सही है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भरतपुर का संबंध किस राजघराने से। भरतपुर का संबंध है, वो भरतपुर में कौन सा राजघराना था जिन्होंने भरतपुर में शासन किया था। जाट, आपने नाम सुना होगा, जाट राजा सूरजमल, जिन्होंने जो कि भरतपुर के सबसे प्रतापी शासक थे, जाट राजा थे सूरजमल। प्रतापी शासक माना जाता है इनको, जाट घराने से। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, तारागढ़ का किला कहाँ स्थित है। तारागढ़ आपको पता हो तो तारागढ़ नाम के 2 दुर्ग स्थित है। तारागढ़, एक तो तारागढ़ है आपका अजमेर में, जो है कि पृथ्वीराज था, उनकी पत्नी थी तारा, उनके नाम पर बनाया गया था। एक तारागढ़ था आपका बूंदी में। एक है बूंदी में, जो है कि तारे के आकार का था। ये एक प्रकार स्टार के आकार का था, इसीलिए इसे तारागढ़ नाम दिया गया था। ठीक है, और ये पत्नी के नाम पर रखा गया, पृथ्वीराज की पत्नी पर। और ये आपका तारागढ़ 2 है। ठीक है ना, एक अजमेर में भी है और बूंदी में भी है, आप ध्यान रखें। अजमेर या बूंदी।
हालांकि आपको जो ये क्वेश्चन मिलेगा तो फिर इन दोनों में से कोई एक ही दिया हुआ ऑप्शन होगा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो फिर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन टाइप में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बीकानेर के राठौड़ानी ख्यात, बीकानेर के राठौड़ानी ख्यात ये किस लेखक ने लिखी है? सूर्यमल मिश्र थे, दयाल दास थे, या फिर श्यामल दास थे, या फिर नैन्सी थे? नैन्सी आपको पता होगा, मोहम्मद नैन्सी, ये जोधपुर राजघराने के कवि थे। दयाल दास ये थे बीकानेर के, दयाल दास, इन्होंने बीकानेर राठौड़ानी ख्यात लिखी, बीकानेर राठौड़ानी ख्यात। ये पुस्तक इन्होंने लिखी थी, दयाल दास ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीर्ण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जीर्ण माता का मंदिर आपके सीकर में स्थित है, सीकर के रेवासा में जीर्ण माता का मंदिर स्थित है, रेवासा सीकर में, ये आप ध्यान रखिएगा। जीर्ण माता, और यही इसके पास में इनके भाई हर्ष का भी मंदिर है, हर्ष की पहाड़ियाँ में, हर्ष की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, बनी ठनी पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? बनी ठनी पेंटिंग है किस शैली से संबंधित है और कौन से शहर में? ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से, ये आपके अजमेर में स्थित है, ठीक है। किशनगढ़ अजमेर में है, और ये मारवाड़ शैली में आता है, मारवाड़ शैली की उप शैली ये बनी ठनी किशनगढ़ शैली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 1519 में गागरोन युद्ध में मालवा के किस शासक को पर राणा सांगा ने निर्णायक विजय प्राप्त की? राणा सांगा ने विजय प्राप्त की थी, वो आपको बताना मालवा का कौन सा शासक था जिसको हराया था राणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में 1519 में? यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता आपका, 1519 में गागरोन युद्ध हुआ, ठीक है। ये कहाँ का शासक, मालवा का शासक कौन था जिसे हराया था, ठीक है, महमूद, ये महमूद, मालवा का महमूद खिलजी था, मालवा का महमूद खिलजी, जिसको महाराणा सांगा ने हराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो कंचनगिरी नाम से जाना जाता है? कंचनगिरी नाम से जाना जाता है, कौन सा दुर्ग है? जालौर का दुर्ग है, चित्तौड़ का दुर्ग है, या फिर जैसलमेर दुर्ग, या फिर कुंभलगढ़ दुर्ग? कौन सा दुर्ग है? कंचनगिरी, ये आपका जालौर का दुर्ग, जालौर का दुर्ग है, ठीक है। इसे कंचनगिरी और इसे सुवर्णगिरी, सुवर्णगिरी भी कहा जाता है, सुवर्णगिरी ये आपका है जालौर में, ठीक है। और एक है स्वर्णगिरी, ये आपका जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका तो आपका हो गया जालौर, ठीक है, जैसलमेर, ये है आपका स्वर्ण
प्रवणगिरी। अगला क्वेश्चन देखिए, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक। रणथंभौर में चौहान वंश के संस्थापक किसे माना जाता है? पृथ्वीराज द्वितीय, वलाण, गोविंदराज या वाघभट्ट? रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कौन से शासक ने की थी? ये गोविंदराज चौहान। गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। इन्होंने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, गोविंदराज। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा संस्कृति की खोज 1591 में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? यहाँ एक क्वेश्चन और बन जाता है। इसकी खोज, कालीबंगा की खोज हुए 1591 में थी। यहाँ इसकी खोज अमलानंद घोष ने घोष ने 1951 ईस्वी में की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तर सिंह पंचम सिंह कांड, ये किस कांड में ये शहीद हुए? छत्तर सिंह और पंचम सिंह दो व्यक्ति थे जो कि किसान आंदोलन था जिसमें शहीद हो गए थे। वो कौन सा किसान आंदोलन था? तशिमो, ये तशिमो कांड। इनमें ये शहीद हो गए थे छत्तर सिंह और पंचम सिंह, दोनों ही। इनको गोली लगने से ये वहाँ पर शहीद हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गणेश्वर सभ्यता कौन सी? गणेश्वर सभ्यता है कौन सी सभ्यता? मतलब इसमें पाषाण सभ्यता है, लौह सभ्यता, ताम्र सभ्यता है, या इनमें से कोई नहीं? कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। ये गणेश्वर सभ्यता आपको पता ही होगा, ये आपकी सीकर में स्थित है। कहाँ है? सीकर में, कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे है ताम्रयुगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखिए, सीवी जनपद सिक्के राजस्थान के किस शहर में प्रसिद्ध? सीवी जनपद कौन से एरिया को कहा जाता था? और ये राजस्थान के ये सिक्के कहाँ पर मिले हैं? सीवी जनपद के नगरी, ये नगरी सभ्यता थी। नगरी सभ्यता ये आपकी चित्तौड़ में स्थित है। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को ही सीवी जनपद कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बड़ी मात्रा में मालवीय सिक्के और आहत मुद्राएं ये कहाँ पर प्राप्त हुई थी? मालवीय सिक्के और आहत मुद्राएं बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई थी। ये राजस्थान में कौन से स्थान पर से प्राप्त हुई थी? मालवीय सिक्के और आहत मुद्राएं, ठीक, ये कहाँ पर प्राप्त हुई? नगर में प्राप्त हुई। ये नगर सभ्यता है, ये आपकी टोंक में है, ये याद रखिएगा। नगरी चित्तौड़ में, ये बागोर है भीलवाड़ा में।
ये वाला तल ये भी चित्तौड़ में ही है। अगला क्वेश्चन दे। हाँ, इसमें आपको ये बताना ये सिक्के कहाँ पर प्राप्त हुए। ये आपके नगर टोंक में ये प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये मालव सिक्के यहाँ पर प्राप्त हुए। इससे पता चलता है कि मालवा का यहाँ पर शासन हुआ करता था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पुरातात्विक स्थल पर प्राचीन मालव नगर था। प्राचीन मालव नगर, ये भी फिर से वही क्वेश्चन घूम फिर के वापस आ गया। अभी मैंने पीछे बताया था मालवों का यहाँ पर शासन हुआ करता था। प्राचीन पुरातात्विक स्थल ये नगर ये टोंक में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर प्राचीन मालव नगर स्थापित था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विद्वान ने अहाड़ सभ्यता का समृद्धि काल 1900 से 1200 ईस्वी तक बताया। इन्होंने कहा था कि आर्य सभ्यता है जो कि 1900 से 12वीं ईस्वी तक यहाँ पर जीवन फलीभूत हुआ था। तो वो कौन से महान विद्वान थे जिन्होंने ऐसी बात कही थी। 1900 से इनका काल ये माना है अहाड़ सभ्यता का, ठीक है। बताइए जल्दी। इसमें आपका गोपीनाथ शर्मा ने अहाड़ सभ्यता का काल 1900 से 1200 ईस्वी माना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा सभ्यता में लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। कालीबंगा की लिपि का आपको बताना है, किस लिपि का प्रयोग करते थे लोग यहाँ। खरोष्ठी, सेंधव, प्राकृत या पाली, कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे। सेंधव क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के तहत ही आता है। सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ पर ये सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ पर मिले। शुंगकालीन और कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित में से कहाँ पर देखने को मिलता है। बेराट से, सुनारी से, जोधपुर से या फिर नगरी में ये देखने को मिलता है। ये कुषाणकालीन ये अवशेष यहाँ जोधपुर नहीं है, ये जोधपुरा सभ्यता, ठीक है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, ये जोधपुर नहीं जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता जो है कि जयपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है, जयपुर में स्थित है जोधपुरा सभ्यता। हालांकि कई बार आपको ये कंफ्यूज कर सकता है कि यह जोधपुर सभ्यता है तो फिर जोधपुर है तो जोधपुर में होनी चाहिए। ये आपको कंफ्यूजन पॉइंट हो सकता है। आपको याद रखना है कि जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है, ठीक है। कुषाणकालीन और शुंगकालीन अवशेष यहाँ पर मिलते हैं। जोधपुरा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से प्राचीन काल में भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है। भारत का टाटा नगर ये टोंक में स्थित है, रेड। यहाँ पर लोहा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई। भट्टियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई थी, तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर लोहा के लिए बड़े बड़े उद्योग लगे हुए थे जहाँ पर लोहा गलाया जाता था। वर्तमान में आपका टाटा नगर है मध्य प्रदेश में स्थित है, ये याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन लाल शेट्टी, केसरी सिंह बारट, विजय सिंह पथिक संयुक्त प्रयासों से 1919 में वर्धा में किस संस्था का गठन हुआ? वर्धा में इन्होंने कौन सी संस्था का गठन किया था 1919 ईस्वी में? राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 ईस्वी में इनके प्रयासों से हुई थी। अर्जुन लाल शेट्टी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक, इन तीनों ने मिलकर के इस संस्था का गठन किया था। एक मिनट, ये क्वेश्चन छूट रहा है। राजस्थान केसरी नामक समाचार पत्र है, इसके संपादक कौन थे? राजस्थान केसरी के संपादक विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज या भोगीलाल पांड्या। इनमें से कौन थे राजस्थान केसरी? ये थे आपके विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, जिन्होंने राजस्थान केसरी नामक अखबार था, इसका संपादन इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सेवा संघ संस्थान ने राजस्थान में राजनीतिक प्रचार के लिए 12 अक्टूबर 1920 ईस्वी कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? राजस्थान सेवा संघ ने कौन सा समाचार पत्र है तो राजनीतिक प्रचार, राजनीतिक जागरण के लिए शुरू किया था? कौन सा? ये था राजस्थान केसरी। ठीक है, राजस्थान केसरी, ये आपके विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक इनके संपादक थे और इन्होंने 22 अक्टूबर 1920 में इन्होंने ये शुरू किया था राजस्थान केसरी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान केसरी समाचार पत्र आर्थिक रूप से सहायता, जो वित्त की सहायता करने वाले थे वो कौन थे? रामनारायण चौधरी, भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज या फिर विजय सिंह पथिक। ये सेठ जमनालाल बजाज, जिन्हें गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है, जमनालाल बजाज, इन्होंने आर्थिक सहायता दी राजस्थान केसरी को। नामक अखबार संचालित होता था, उसके संपादक थे आपके विजय सिंह पथिक और रामनारायण चौधरी भी इनके सह संस्थापक रहे हैं और विजय सिंह पथिक इनके संपादक हो गए और जमनालाल बजाज इन्होंने आर्थिक सहायता दी। अगला क्वेश्चन देखिए, तरुण भारत संघ का गठन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया? तरुण भारत संघ का उनका संगठन कहाँ पर है और किसके लिए किया गया था? महिला सशक्तिकरण, भ्रष्टाचार के लिए, जल संरक्षण के लिए या फिर आदिवासियों के तरुण विकास के लिए? तरुण भारत संघ, ये जल संरक्षण के लिए किया गया। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में कानपुर से किस शहर में स्थानांतरित कर दिया गया? 1920 ईस्वी तक तो उनका राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय था उत्तर प्रदेश कानपुर में रहा। उसके बाद में राजस्थान में
उसको कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया था? ये अजमेर में, ये आपका अजमेर में 1920 ईस्वी में इसको कानपुर से अजमेर में ले आए थे। ठीक है, पहले था कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक ने 1921 ईस्वी में अजमेर के किस समाचार पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया? 1921 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र का प्रकाशन वहाँ पर शुरू किया था? अजमेर में। ठीक है, नवीन राजस्थान, नवज्योति, राजपूताना गजट या राजस्थान समाचार? नवीन राजस्थान, ये आपको पता ही होगा। तरुण राजस्थान को, नवीन राजस्थान को बैन कर दिया गया था, उसके बाद में तरुण राजस्थान को शुरू किया गया था। ये विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर अजमेर में शुरू किया था इसको, विजय सिंह पथिक। यहाँ पथिक जी ने इसे शुरू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र पर प्रतिबंध लगाने के बाद ये समाचार पत्र किस नाम से निकल गया? नवीन राजस्थान को बैन कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, तब इन्होंने नया नाम इसका करके तरुण राजस्थान इनका नाम बदल करके फिर इसे शुरू कर दिया था वापस विजय सिंह पथिक द्वारा। रामनारायण चौधरी भी इनमें शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? यहाँ आपको बताना है, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना राजस्थान में किसने की थी? सर्वहितकारिणी सभा, कन्हैयालाल ढूंढ, ये कन्हैयालाल ढूंढ ने सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की थी। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजपूतान वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया था? वीर भारत का ये केसरी सिंह भारत। सन 1909 में इसकी स्थापना की थी। 1909 में एक चर्चा और है, मार्ले मिंटो अधिनियम आपका 1919 में आया था। ठीक है, मार्ले मिंटो, ये भी 1919 में ही आया था, ये भी इसके साथ में याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा चौथा अधिवेशन, इसका चौथा अधिवेशन राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के साथ दिसंबर में कहाँ पर हुआ था? ये 1920 में आयोजित हुआ था। 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन के साथ ही साथ इनका भी अधिवेशन हुआ था, और कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ तो उसमें अपनी समस्या इन्होंने बताई थी। राजपूताना मध्य भारत सभा ने यहाँ के लोगों की समस्या को बताया था, और इन्होंने नागपुर में ये अधिवेशन किया था। नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसी के साथ में इनका अधिवेशन हुआ था 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुआ? ये 1920 ईस्वी में इनकी अध्यक्षता, तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी?
ये अधिवेशन अजमेर में हुआ था। इनकी अध्यक्षता सेठ श्री जमुना लाल बजाज ने इनकी अध्यक्षता की थी। मार्च 1920 में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा, इनका प्रथम अधिवेशन 1918 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस अधिवेशन के समय कहाँ पर हुआ था? ये भी कांग्रेस अधिवेशन के साथ में हुआ था इनका प्रथम अधिवेशन। और ये किसकी कहाँ पर कौन से स्थान पर हुआ, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33, ये आपका दिल्ली में आयोजित हुआ था। ठीक है। प्रथम अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? ये राजपूताना मध्य भारत सभा बहुत महत्वपूर्ण है संस्थान। इससे कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इसके क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा उठाए हैं ताकि एक भी क्वेश्चन इसमें से कोई छूटे नहीं आपका। ये थे गणेश शंकर विद्यार्थी, जिन्होंने प्रथम अधिवेशन की उपाध्यक्ष रहे थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि प्रताप नाम का अखबार भी ये निकालते थे कानपुर से। ठीक है। जिन्होंने बिजोले किसान आंदोलन का खासा समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा, इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष तो गणेश शंकर विद्यार्थी थे। अब आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन थे। प्रथम अधिवेशन हुआ तब, ये थे आपके जमुना लाल बजाज। जमुना लाल बजाज। ठीक है। 1918 ईस्वी में इनका प्रथम अधिवेशन हुआ था, तब इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा, इस संस्थान का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आप बता सकते हैं? कहाँ पर स्थित है ये आप बताना। यह आपका कानपुर में इसका मुख्यालय था। राजपूताना मध्य भारत सभा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस जिले की सीमा पाली जिले की सीमा से नहीं लगती है? पाली जिले की सीमा किस जिले से नहीं लगती है? कौन सा जिला जो कि आपको पता होगा? पाली के 8 जिले सीमा बनाते हैं, 8 जिले। ठीक है, टच करते हैं पाली को। इनमें से आपको बताना है कौन सा जिला है जो कि पाली को टच नहीं करता है। यहाँ बीच में से कुछ एक क्वेश्चन छूटे हैं जो आगे कहीं मिलेंगे, तो हम आपको यहाँ PDF बनाने में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। अगले वाले सवाल मिलेंगे तो हम अगले सेशन में इसे करवा देंगे। आप फिलहाल आप इसका जवाब दीजिए 157 नंबर क्वेश्चन का, 257 का। इसमें आपका ये सही है। ठीक है। भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा एकदम अलग साइड में पड़ जाता है। यहाँ इधर से बाड़मेर हो जाता है, उदयपुर हो जाता है, राजसमंद हो जाता है, यहाँ से जालोर हो जाता है, सिरोही हो जाता है, जोधपुर है, यहाँ से नागौर हैं, यहाँ से अजमेर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ज़िले आपके यहाँ से हो जाते पूरे।
ये पाली एकदम ऐसे ऐसे लंबा लंबा सा है ये, तो फिर 8 जिलों को लगभग ये टच करता है। आपका 258 का क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिले हैं वह कौन से जी, कौन सा जिला है जिसका विस्तार है जो है कि ऐसे उत्तर से दक्षिण ऐसे है, उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर और ये दक्षिण, कौन से जिले का विस्तार ठीक है ऐसे उत्तर से दक्षिण की तरफ है। इसके लिए आपको मैप याद होना बहुत ज़रूरी है। मैप के बिना आप नहीं कर पाओगे तो फिर ये 300 तक की सीरीज़ इसका आखिरी वीडियो बना करके उसके बाद में मैं आपको राजस्थान के मैप की बढ़िया जानकारी दूंगा। राजस्थान मैप को हम A to Z पढ़ लेंगे, जिससे राजस्थान मैप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो फिर वो हम आसानी से कर लेंगे। अगर ये वीडियो लाना है मैप वाला तो फिर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप लिख दीजिएगा मैप वीडियो। मैं इससे अगला वीडियो ये 300 क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी होने के बाद मैं जस्ट वो वीडियो बना करके डाल दूँगा। तो आप अपनी राय ज़रूर भेजिएगा हमें, ताकि हमें आपको पता चले कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। मेरे ख्याल से आपको एक बार उसे अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ताकि आपको कोई भी सवाल हो ऐसा जो है कि मैप से संबंधित हो वो आपका छूटे नहीं। तो यहाँ से बताइए उत्तर से दक्षिण, ये भीलवाड़ा ज़िला है, इनका विस्तार है उत्तर से दक्षिण माना जाता है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण भीलवाड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 2 जिलों का क्षेत्रफल में अंतर कितना है। सबसे बड़े 2 जिले मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जैसलमेर सबसे बड़ा है, जैसलमेर के बाद में आपका आएगा बीकानेर। ठीक है, इनके दोनों का है वो क्षेत्रफल, जिनका दोनों के बीच का अंतर कितना है, कितने वर्ग किलोमीटर का अंतर है दोनों के बीच का। 6000 नहीं है, यह आपका 10,000 वर्ग किलोमीटर दोनों के बीच का अंतर है। ठीक है, 10,000 वर्ग किलोमीटर। यह हो जाता है जैसलमेर और बीकानेर। आज का अंतिम क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले जहाँ पर कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान का कौन सा ज़िला है। 2 जिले हैं राजस्थान के जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये राजस्थान का नीचे का एरिया आता है जो है कि यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ राजस्थान के 2 जिले हैं वैसे। यहाँ तो ये तो आ जाता आपका डूंगरपुर, और ये है आपका बांसवाड़ा। ये आपका हो जाता कौन सा, बांसवाड़ा ज़िला यहाँ पर है। ठीक है, ये 2 ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। दोनों पूरी राजस्थान से 29 किलोमीटर है, जो है कि कर्क रेखा की लंबाई है कितनी, 29 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा आपके डूंगरपुर से गुजरती है, उसके बाद में बांसवाड़ा से। तो आज के क्वेश्चन यहाँ तक हो गए, पूरे हैं आज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आगे के बेहतरीन वीडियो आपको मिल सके। और आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, जय हिंद।